Lesson number 1, business, trade and commerce, or in a sense nature and purpose of business. Before getting to know the business or trade or commerce, it becomes very much important to understand the history of trade and commerce. Okay, and for that we have some certain introduction to it. We are looking at the indigenous banking system in Indian subcontinent कि पुराने समय में भी बैंकिंग सिस्टम हुआ करता था, करेंसी थी, मनी के एक वैल्यू थी, लेकिन उसके रूप अलग अलग थे, फॉर्म्स अलग अलग थे. सो वी आर गोइंग टू लुक एट सर्टेन फॉर्म्स ऑफ मनी, हाउ ग्रेजुअली द बैंकिंग सिस्टम डेवलप्ड in the Indian subcontinent. Firstly, metals as money. Initially, the metals were used as money due to the high durability and divisibility. शुरुआत के समय में मेटल को यूज़ किया जाता था बतौर मनी, लाइक गोल्ड, सिल्वर, राइट. कॉइन्स वर मेड आउट ऑफ इट. द रीज़न बीइंग इट वाज हाईली ड्यूरेबल, लंबे समय तक चलते थे, और डिविजिबिलिटी, आप उसको आराम से बांट भी सकते थे. देन यूज ऑफ हुंडी एंड चिट्टी. हुंडी एंड चिट्टी वर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड फॉर कैरिंग आउट ट्रेड एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड इन इंडिया. हुंडी और चिट्टी क्या थे? एक तरीके के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स थे जिनका इस्तेमाल होता था ट्रेड और क्रेडिट ट्रांजेक्शन, यानी उधारी पे जब सामान लेते थे, उस समय भी लोग सामान लेते थे उधारी पे, तो हाउ डू यू गारंटी? इट वाज ऑन हुंडी एंड चिट्टी. नाउ व्हाट इज अ हुंडी? अ हुंडी इज प्राइमरली एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट और ऑर्डर which warranties a monetary payment which can be transferred by valid negotiation. हुंडी क्या है? एक अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच में, जो ये श्योरिटी देता है कि जो नेगोशिएशन दो व्यक्तियों के बीच में हुआ है और जितना पैसा लेने का बाकी है वो उसे वो ट्रांसफ़र करेगा एक समय के बाद. राइट, यू परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, देयर इज अ टाइम पीरियड दैट यू हैव टू पे द मनी विद इन 30 days, 60 days, right? But how do I make sure that? So I need some sort of agreement. So hundi was a type of agreement. Then you have development of banks. With the use of currency and letter of credit. Now when I say letter of credit is when a bank issues a letter and on basis of that letter the person is given money on as a loan. All right, the Indian banking system started lending money and financing the domestic and foreign trade in India. उसी समय से जो भारत का उस समय का बैंकिंग सिस्टम था, उस समय से लोगों को पैसा लोन बतौर लोन दिया जाता था, बिजनेस को प्रमोट किया जाता था थ्रू फाइनेंस, फिर वो चाहे डोमेस्टिक ट्रेड हो या फॉरेन ट्रेड हो. Along with this, the development of banking system also encouraged people to deposit precious metals with the lending authorities such as bankers and Seths. We all have heard about Nagar Seth, right? In olden times, these were the people who used to run the banking system. They were responsible for lending money, financing certain businesses. ओके, तो उस समय के बैंक्स इस प्रकार से होते थे. कोई व्यक्ति ही अपने आप में एक बैंक होता था. ठीक है, बड़े बड़े सेठ होते थे, उनके वहाँ से लोग पैसे लाते थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट भरना पड़ता था. ठीक है, तो धीरे धीरे बैंकिंग सिस्टम में ये लोगों को एनकरेज किया गया कि वो कोई अपनी कीमती चीज़ वहाँ पर छोड़े और बदले में पैसे ले जाते थे. जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, दे यूज्ड टू कीप इट एज कोलैटरल, या फिर उसको डिपॉजिट भी करते थे वहाँ पे, ताकि वो सेफली वहाँ पर रखा जा सके. जैसे आज बैंक्स में लॉकर्स हैं, तो उस समय वो सेठ अपने आप में लॉकर्स हुआ करते थे. राइट. देन यू हैव एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज. यू हैव एग्रीकल्चर एंड देयर इज समबडी. Okay, agriculture and livelihood opportunities in the Indian subcontinent.
एग्रीकल्चर एंड द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। याद रहे पुराने समय में इंडस्ट्रीज नहीं थी, लोगों के कमाने का और जीने के दो ही मेन जरिए थे, एक खेती और दूसरा जानवरों को पालना, गाय भैंस बकरी इनको रखना। इन दो जरियों के जरिए ही लोग अपना गुजारा करते थे। एंड दिस बिकेम द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। Along with this, people also relied on the other source of earning livelihood such as weaving cotton, dyeing fabrics, making clay pots, etc. प्राइमरीली कमाने के दो जरिए थे, या तो खेती या तो जानवर। लेकिन उसके अलावा भी लोगों ने अलग अलग चीज़ों को डेवलप करना शुरू किया। इन दोनों के अलावा भी उनके पास लिविंग सोर्स हुआ करते, जैसे कोई कपड़े सिलता था, कोई कॉटन से कपड़े बनाता था, कोई उस फैब्रिक जो कपड़ा तैयार हो उसको कलरिंग करते थे, कोई पॉट्स मटके बनाते थे। अलग अलग तरीक़ों से लोग अपना गुजारा चलाते थे। देन यू हैव द रोल ऑफ इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज यानी मिडल मैन, ठीक है। नाउ व्हेन आई से इंटरमीडियरीज, द इंटरमीडियरीज एंड अदर इंस्टीट्यूशंस सच एज जगत सेट्स, they played an important role in the promotion of trade, commerce and banking in India. Intermediaries are the middlemen who act as a link between the source of finance and the business, ठीक है। जैसे आज के टाइम में सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन हो गया, लिंक बैंक्स है, और वो किसके बीच में लिंक करते हैं, एक डिपॉजिटर के बीच में और सामने बोरोवर के सामने। आई डिपॉजिट माई मनी, बैंक्स इन्वेस्ट दैट मनी इन सम बिजनेस। ओके, सो दिस इंस्टीट्यूशंस प्ले द रोल ऑफ इंटरमीडियरीज। उस समय जगत से यानी नगर सेठ हुआ करते थे, बैंकर्स हुआ करते थे, जो कॉमर्स, ट्रेडिंग और बैंकिंग सिस्टम को बढ़ाते थे। देन यू हैव क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। विद द डेवलपमेंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, द कॉमर्शियल एक्टिविटीज एंड ऑपरेशंस एनहांस्ड एंड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट स्टार्टेड एंजॉयिंग द बेनिफिट्स फ्रॉम अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस क्या होता है, ये एक प्रकार की लोन्स हैं जो अवेलेबल रहती है लोगों के लिए, ठीक है। यानी अगर आज बिजनेस कर रहा हूँ मैं, मेरे पास पैसे की कमी है, आई कैन गो टू अ बैंक, आई कैन गो टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स एंड आस्क देम फॉर अ मनी, फॉर सम ऑफ मनी, सो दैट इज अ लोन, राइट। आई विल हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन इट, and all the activities taking place during that time, they all depended on this availability of loans and advances, okay. And all these Indian traders at those times and all those people involved in these operations, they made sure that they had a favorable balance of trade. When I say balance of trade, that means that they are earning more than their expenditures, okay. So there is a positive outcome. आप कमाते ज़्यादा है, खर्चा कम है, या तो आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और इंपोर्ट काफ़ी कम करते हैं। सो दैट इज़ अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, ओके। अनफेवरेबल कब होगा, व्हेन योर इनकम इज लो, यू आर स्पेंडिंग टू मच, व्हेन यू आर एक्सपोर्टिंग लेस एंड यू आर इंपोर्टिंग मोर, सो दैट इज अनफेवरेबल। बट व्हेन आई से फेवरेबल, इट मीन्स दैट यू आर स्पेंडिंग, दैट यू आर अर्निंग मोर, स्पेंडिंग लेस, okay. And secondly, you are exporting more and importing less. As we go further, we see the evolvement of indigenous banking. अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, बैंकिंग सिस्टम और स्ट्रांग होते जा रहा है। So the indigenous banking system not only benefited the manufacturers or traders by facilitating trade, but they also helped those merchants with additional funds who were looking for expansion and development. तो जो इंडिजिनस हमारा जो सिस्टम था, बैंकिंग सिस्टम, उसने सिर्फ मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर को ही वो फैसिलिटी नहीं दी, लेकिन उसके अलावा भी उन मर्चेंट्स को भी मदद की गई जिनको और पैसों की ज़रूरत थी अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए या अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए। लेटर ऑन, विद द इवॉल्वमेंट ऑफ कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैंक्स, द बैंकिंग सिस्टम ऑल्सो स्टार्टेड प्रोवाइडिंग बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स टू फाइनेंस द एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारे देश के कॉमर्स सिस्टम के अंदर या ट्रेड सिस्टम के अंदर बैंक्स का एक काफ़ी ज़्यादा महत्व हो गया।
और हमारे पास कॉमर्शियल बैंक्स भी हैं जहां हम लोग जाते हैं, और हमारे पास इंडस्ट्रियल बैंक्स भी हैं विच लुक आफ्टर स्पेसिफिकली द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो बिजनेस को बैंकिंग सिस्टम क्या करने लग गया, अब उन्हें लोन्स प्रोवाइड करने लगा, शॉर्ट टर्म लोन्स भी और लॉन्ग टर्म लोन्स। व्हाट आर शॉर्ट टर्म लोन्स? अ लोन फॉर लेस देन अ ईयर, ओके, एंड लॉन्ग टर्म लोन्स आर यूजुअली फॉर more than a year, okay, and these loans were used to even finance the agriculture projects. When I say agriculture projects, it includes especially those plantation ones, right, where you require huge amount of money, all right. The different types of hundi used by traders. As we all know, hundis are agreements between two people assuring a guarantee of paying a money that was taken up as credit, okay. So there were various types of hundis. It was dhani jog, sahjog, firman jog, dekhan har, and dhani jog, all right. Now when I say dhani jog, this type of hundi is payable to any person without putting any liability over the person who receives the payment, okay, and the broader function of hundi is darshani. Now hundi पेमेंट क्या होता है? ये हुंडी एक ऐसा, ये धनी जोग एक प्रकार का हुंडी हुआ या एग्रीमेंट हुआ जहाँ पे जो व्यक्ति पैसे देने वाला है उसके ऊपर हम किसी प्रकार की लाइबिलिटी रखते नहीं है, मतलब उस पर हम किसी और प्रकार का लोन रखते नहीं है, उसके हम कोई चीज़ गिरवी नहीं लेते, राइट. सच हुंडीज आर यूज्ड with the most trusted people, okay. You are not putting any liability or extra burden on the person who is receiving the payment. Then you have the sahjog. This type of hundi is payable to a specific person, especially someone who is deemed as respectable, while putting a liability over the person who receives the payment, okay. अब सहयोग क्या है? It is used for specific people, especially who are respected in society, all right. So when a liability is put on that person that he is owing this much money to me, but sahjog is more of a respectable one, कि जहाँ पे जो पेमेंट दिया जाएगा उस व्यक्ति पे लायबिलिटी होगी, पैसे उसको भरने के रहेंगे, लेकिन इट इज़ ओनली फॉर स्पेसिफिक पीपल who are termed as respectable. Then is firman jog. It is payable on order. The broader function of hundi is again darshani. ये क्या है? फरमान जोग क्या है? पेबल ऑन ऑर्डर. फरमान, एक ऑर्डर जारी हुआ, व्यक्ति को बोला पैसे भरो. देन देखान हर. इट इज पेबल टू द प्रेजेंटर और द बेरर. ये किसको दिया जाएगा? जो उस अग्रीमेंट को प्रेजेंट करता है, ओके. सो दिस आर योर 4 टाइप्स ऑफ hundis. The dhani jog is same as the upper one. These hundis are never asked in exams. You just need to remember the 4 names: dhani jog, sahjog, firman and dekhan, okay. Just keep these 4 names in your mind. Apart from them, there are 2 more, firman jog and jokhmi. Firman jog is a type of hundi payable to order following a fixed term. यानी वो क्रेडिट किसके लिए था? एक फिक्स टर्म के लिए था. उस व्यक्ति ने पैसा लिया, से फॉर एग्जांपल 2 months, तो दैट पर्सन हैज टू पे द मनी आफ्टर 2 months, ओके. इट्स अ फिक्स टर्म. देन यू हैव जोखमी. दिस टाइप ऑफ हुंडी इज ड्रॉन अगेंस्ट डिस्पैच्ड गुड्स. डिस्पैच्ड गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव बीन सेंट टू द पर्सन हु हैज ऑर्डर्ड इट, ओके. In case the goods are lost during the transit, then the drawer bears all the cost without putting any liability on the drawee. अगर एक बार गुड्स डिस्पैच हो गए लेकिन उस व्यक्ति तक पहुंचे ही नहीं जिसने ऑर्डर दिया था, तो उस पूरे लॉस को कौन बेयर करेगा? जिसने वो ऑर्डर यहाँ से भेजा था वो, ठीक है. सामने वाले पे कोई लायबिलिटी रहेगी नहीं. देन यू हैव इंटरमीडियरीज और मिडलमैन हु प्रमोट्स ट्रेड, ओके. Intermediaries are middlemen who promotes trade, जिनका काम है to act as a link between the source of finance and the person requiring it. मिडलमैन का एक और काम क्या होगा? एक लिंक एस्टैब्लिश करना, रिलेशनशिप खड़े करना और ट्रेड को प्रमोट करना. उसके अलावा टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द मैन्युफैक्चरर्स बाय अस्यूमिंग रिस्क इन्वॉल्व.
दे प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द मैन्युफैक्चरर्स. फर्स्ट दे विल अस्यूम कि इस बिजनेस में रिस्क कितना है, उस रिस्क को अज्यूम करने के बाद ही वो उसको सिक्योरिटी कवर देंगे, इंश्योरेंस टाइप. ठीक है. देन इट कंप्राइजेज ऑफ कमीशन एजेंट्स, ब्रोकर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स. ऑल द कमीशन एजेंट्स, ऑल योर ब्रोकर्स यानी दलाल एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आर पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट्स. Going ahead, you have transport. We all know major source of transports are land, air, water. But those times we had only two types, roads and maritime, यानी sea. Now roads important for inland trade and trade over land. देश के अंदर ट्रेड करने के लिए आपको रोड्स की ज़रूरत थी, और जहाँ जहाँ पर भी ज़मीन है वहाँ अगर ट्रेड करना आपको रोड चाहिए. ट्रेड रूट्स वर स्ट्रक्चरली वाइड एंड सूटेबल फॉर स्पीड एंड सेफ्टी इवन इन दोज टाइम्स. ओके. ट्रेड रूट्स जो बनाए जाते थे वो कैसे थे, चौड़े होते थे, और दे यूज्ड टू गारंटी स्पीड एंड सेफ्टी ऑल्सो. दे वर ऑल प्रोटेक्टेड बाय द किंग्स दोज टाइम्स. देन यू हैड द मैरीटाइम. Malabar coast, Calicut and Pulicat are major emporiums that were used to trade various items including spices, pepper, diamonds, pearls and cotton from India. ये जितने मैंने आपको नाम गिनवाए, मलाबार कोस्ट, कैलिकट एंड पुलिकट, ये मेजर पोर्ट्स थे उस समय के, जिसके ज़रिए स्पाइसेस हो, पेपर हो, डायमंड्स हो, पर्ल्स और कॉटन सभी का ट्रेड इंडिया से बाहर की तरफ किया जाता था. यानी इंडिया ये सारी चीज़ें यहाँ से सामने एक्सपोर्ट करता था. Now in India, there are different communities who are involved in trade. Okay, so there are certain names. You have Punjabi and Multani merchants. They handled the business in the northern region. Okay, then you had the Bhatts. They managed the trade in the states of Gujarat and Rajasthan. You had Mahajans. They were settled in Western India. Western India, parts of Gujarat, Maharashtra. All right, Goa. Then you had the Chat. They were the important traders from the south. You had Nagar Seth. In urban centers such as Ahmedabad, the Mahajan community collectively represented by their chief called Nagar Seth. Then you had other urban groups. It included professional classes such as the Hakim and Ved or physician in today's time, Vakil yani lawyer, Pandit or Mullah yani teachers, painters, musicians and calligraphers. These were certain communities involved in trade at those times. Then you had merchant corporations or big companies. All right. Now they derived power and prestige from guilds formed to protect interest of traders. We have heard the word guilds before also in standard 7 SS. Now guilds were an association of certain types of business people. Right, they used to form their own associations, and if a new trader wanted to enter their territory, they had to take permission from the guild, and guild would not allow that to maintain their supremacy. So guild क्या था basically? An association of group of particular type of merchants or traders. Okay, and the guilds were responsible to protect the interest of the traders. They had their own rules of membership and professional code of conduct. उससे कैसे ही कोई भी ज्वाइन नहीं कर सकता था. मेंबरशिप किसको देनी है, किसको नहीं देनी है, ये वो तय करते थे. उसके साथ साथ अगर कोई इस गिल्ड का मेंबर है तो वो अपने आप को किस ढंग से प्रेजेंट करेगा, उसका भी एक कोड ऑफ कंडक्ट होता था, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे. देन यू हैड दी ट्रेड एंड इंडस्ट्री टैक्सेस जैसे ऑक्ट्रॉय, कस्टम ड्यूटी, टैरिफ्स एंड फेरी टैक्स. दिस वर मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू. ऑक्ट्रॉय, आज देश में ऑक्ट्रॉय कहीं पर भी लगता नहीं है, एक प्रकार का टैक्स था वो. इफ़ यू आर मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर यू हैव टू पे ऑक्ट्रॉय ड्यूटी. देन इज कस्टम ड्यूटी. कस्टम ड्यूटी इज स्टिल देयर टुडे. इट इज़ यूज्ड फॉर ब्रिंगिंग इन मटीरियल फ्रॉम outside of the country. The tax you pay there, it is the custom duty. Then you have tariffs or the import tax or the export tax, and the ferry tax is the tax for the ship. These were the major sources of income at those times. Now all the guild chiefs, every guild had a leader. So those chiefs, they dealt with kings and tax collectors and settled the market toll on behalf of the others. ये अकेले जाते, राजा से
या टैक्स कलेक्टर से बातें करते, नेगोशिएट करते और सभी का एक साथ पेमेंट हम करवा सकते थे वहाँ से। गिल्ड मर्चेंट एक्टेड एज कस्टोडियंस ऑफ रिलीजियस इंटरेस्ट ऑल्सो। रिलीजियस इंटरेस्ट यानी टेम्पल्स थे जितने भी उस समय के, या ऐसी कोई भी रिलीजियस प्लेस थी, वहाँ पर होने वाले सभी बिजनेस उनके अंडर में चलते थे और वो मंदिर भी उन्हीं के अंडर में होते थे। देन वेरियस कॉमर्शियल एक्टिविटीज एनेबल्ड द मर्चेंट्स टू गेन पावर इन दी सोसाइटी। ये जो गिल्ड्स के जितने भी सदस्य होते थे, ये लोग सिर्फ बिजनेस में ही पावरफुल नहीं होते थे, बिजनेस में पावरफुल होने के कारण सोसाइटी के अंदर भी इनकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा थी। Therefore, they gained more power. They could influence the policies of those governments. They could influence the way the country worked. They could get laws made as per their wish. Then you have major trade centers. अब उस समय भी कुछ ऐसी जगहें थी which acted as major trade centers. One of them was Patliputra. We all know today's Patna. पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था. Patna was a commercial town as well as a major center for exports of stones. Alright. Then you had Peshawar right now in Pakistan. It was an important center for exporting wool and importing horses. It contributed in commercial transaction between India, China and Rome. Alright. Then you had Taxila again in Bihar. Major land route between India and Central Asia and a city of financial and commercial banks. Similarly, Indraprastha, it was a commercial junction where routes leading to the east, west, south and north were converged or found. Then Mathura, it was emporium of trade and commerce where routes from south touched Mathura and Broch. Broch is Bharuch. Okay. Then Varanasi, it was a major center of textile famous for gold, silk and sandalwood. ठीक है. Mithila, we all know that goddess Sita was from Mithila. So traders of Mithila established trading colonies in South China and traded at ports of various islands. Then again Ujjain, it exported agate, carnelian, muslin and mallow cloth. These are all the varieties of cloth. Okay. Then Surat was at that time one of the leading centers and a major port. It was on the western side, famous for their gold bordered textiles, zari work. Then Kanchi, we all have heard of Kanchipuram. It was a major trade center for pearls, glass and rare stones. Then Madura or Madurai in Tamil Nadu, it attracted foreign merchants for carrying out overseas trade. Then Broch or Bharuch, it was the greatest seat of commerce in western India. Then Kaveri Patta near river Kaveri, it provided loading, unloading and other facilities of merchandise. It was headquarters for many foreign traders as it was a convenient place for trade with various countries such as Malaysia, Indonesia, China and the Far East. Major center for perfume, cosmetics, scents, silk, wool, cotton, coral, pearls, gold, etc. And finally, Tamralipti, it was one of the greatest ports connecting with West and Far East. It linked with Banaras and Takshila as well. Okay. These were the major centers of trade during our ancient time, before any of the foreign powers came to India. Then we have exports and imports in India. In ancient India, the exports majorly consisted of spices, wheat, indigo, opium, sugar, sesame, live animal oil, cotton and animal products such as hides, skin, fur, horns, tortoise shells, pearls, sapphire, crystal, lapis, lazuli, granites, turquoise and copper, etc. On the other hand, this is what we all exported. Now I am reading out the list that we all imported. The imports mainly included animal products, Chinese silk, horses, flax and linen type of cloth, gold, silver, tin, copper, lead, rubies, coral, glass, amber, etc. This is the list of what we exported and what we imported in the ancient time. Alright. And during those times, what was the position of Indian subcontinent in the world economy? उस समय भी इकोनॉमी थी तो उस समय हमारी पोजीशन क्या थी?
So during ancient and medieval world, India approximately controlled about 1/3 and 1/4 of the world's wealth. आप समझ सकते हैं कि मिडिवल टाइम में और एंशियंट टाइम में दुनिया की लगभग 1/3 या 1/4 वेल्थ हमारे पास थी. Megasthesis, Faxian or Fahen, then you have Hung Sang, Al-Baruni, Ibn Battuta, Frenchman, Francois often referred India as Swarn Bhumi and Swarndeep, okay, or land of gold. In the pre-colonial period, when I say pre-colonial period, it means before the Britishers or any foreign power came to India. It was an age of prosperity for Indian economy and made the Europeans embark great voyage of discovery. And therefore we see that all the Europeans then they realized that India contained more wealth than all of them combined together. And so therefore they started their expeditions towards India in search of all these things. They came as traders, then they settled here, they conquered us, they ruled us and took away everything. But still, see again, we are back on the track. The control of East India Company, when the Britishers now take over with the help of their East India Company, it resulted in lack of freedom, no agriculture and scientific revolution, limited reach of education to masses, population growth etc., which made India a poor country. हम क्या थे और क्या हो गए? जो भी चीज़ में हम आगे थे वो सबको रोक दिया गया. अंडर द ब्रिटिश एम्पायर, इंडियन इकोनॉमी वॉज रिड्यूस टू अ मेयर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स. दुनिया एक समय था जब हम दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर थे, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन, हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन क्लोथ्स. लेकिन नाउ वी वर जस्ट मेड एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, ऑल द फिनिश गुड्स विच बी ब्रॉट इन द कंट्री. Then you have re-industrialization in India. After independence, the government of India adopted central planning by setting up planning commissions which formed 5-year plans for aiming at India's growth. आज़ादी के बाद क्या हुआ? जब देखा कि इंडिया का ग्रोथ तो स्टैग्नेंट है, कुछ आगे बढ़ नहीं रहा है, तो सरकार ने क्या किया? उन्होंने सोचा कि लेट अस प्लान फॉर द एंटायर कंट्री थ्रू अ सिस्टम ऑफ सेंट्रल प्लानिंग, और उसी के चलते प्लानिंग कमीशन वॉज फॉर्म. इस प्लानिंग कमीशन का काम क्या होता कि दे टू प्रिपेयर अ रोड मैप फॉर द 5 years कि 5 साल में हमें कितना अचीव करना है. आज प्लानिंग कमीशन इंडिया में नहीं है, उसका नया नाम है नीति आयोग. उसका हिंदी वर्ड है नीति आयोग, राइट. प्लानिंग इज नीति, कमीशन इज आयोग, दे जस्ट चेंज द नेम. ओके, इट परफॉर्म्स द सिमिलर टास्क. इनका काम था 5 साल का एक रोड मैप तैयार करना कि 5 साल में इंडिया हम कहाँ ले जा सकते हैं. हावेवर, डिस्पाइट द एफर्ट्स द इंडियन इकोनॉमी कुड नॉट ग्रो एट द रिक्वायर्ड पेस. लेकिन जितने भी एफर्ट्स लगाए गए उसके बावजूद भी इंडियन इकोनॉमी उस रेट पे ग्रो नहीं कर पाई जितना उन्होंने अज्यूम किया था. इसके कुछ रीजंस भी थे. द मेजर रीजंस इंक्लूडेड रीजंस बिहाइंड द लैक ऑफ ग्रोथ इंक्लूडेड लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. हमारे पास कैपिटल नहीं था, पैसा नहीं था. देन constant rise in population. Today we are the second largest country in terms of population in the world. Third, huge expenditure on defense. हमने अब तक कितने युद्ध लड़े? 4 युद्ध लड़े. 48, 62 with China, 48 with Pakistan. Then you have your 65 with Pakistan. You have your 71 with Pakistan. 1999 with Pakistan. So we had to continuously upgrade our defenses. And thus we could not focus on the other aspects of economy, and therefore development became stagnant due to some reasons. And we had inadequate infrastructure, roads हैं, bridges हैं, buildings हैं, storage houses हैं. ये सब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है. ये सब की हमारे पास भारी कमी थी, और इसके परिणाम स्वरूप ग्रेजुअली इंडिया स्टार्टेड रिलाइंग हेवीली ऑन बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, लास्टली अग्रीइंग टू इकोनॉमिक लिबरेशन 1991. एक और रीज़न क्या था कि हमारी इकोनॉमी ओपन नहीं थी. ठीक है, हमारी इकोनॉमी ओपन नहीं थी. उसको ओपन किया गया 1991 में. और जब ये देखा गया कि हम लगातार बोरिंग्स पे डिपेंड कर रहे हैं, हम कहीं से लोन्स ले रहे हैं, जैसा आप आज पाकिस्तान कर रहे हो वैसा उस समय हम करते थे. वी यूज्ड टू जस्ट बोरो मनी फ्रॉम एवरीबडी, चाहे वो यूएस हो, रशिया हो, फिर IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो. बहुत सारा कर्जा हमारे सर पे हो गया. और फिर फाइनली जब देखा गया कि अब सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है,
तब फाइनली द हिस्टोरिक डिसीजंस ऑफ 1991 वर टेकन, जिसके अंदर इकोनॉमी को ओपन कर दिया गया, प्राइवेटाइजेशन किया गया, लिबरलाइज किया गया और ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया. ऑलराइट, थैंक यू, दैट इज इट फॉर टुडे.